अमृतलाल नागर की कहानी जंगल के फूल पर आज हम एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो इसका विश्लेषण और सारांश है उसके मुताबिक ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये समाज के दिल पर एक गहरी चोट जैसी है। हाँ, और ये महज किरदारों और घटनाओं का एक कलेक्शन भर नहीं है। ये असल में दो दुनियाओं के टकराव की कहानी है। अच्छा। एक दुनिया जो प्रकृति के साथ जीती है और दूसरी जो प्रकृति को जीतना चाहती है। और नागर जी ने इस टकराव के जो मानवीय परिणाम दिखाए हैं वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, शायद पहले से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये इतनी असरदार क्यों है, इसका दर्द इतना असली क्यों लगता है, और ये जो जंगल के फूल हैं इनका असल मतलब क्या है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। शुरुआत शीर्षक से ही करते हैं, जंगल के फूल। सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है ना, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सुंदर नाम है या इसके पीछे कोई गहरा प्रतीक छिपा है? असल में ये जंगल के फूल हैं कौन? यहीं से कहानी की आत्मा खुलनी शुरू होती है। शीर्षक ही इसका सार है एक तरह से। जंगल के फूल का सीधा सीधा मतलब उन आदिवासी लोगों से है जो सदियों से जंगलों में प्रकृति की गोद में पले बड़े हैं। ओके। जैसे जंगल में कोई फूल अपने आप खिलता है बिना किसी माली की देखरेख के, अपनी पूरी स्वाभाविकता के साथ, ठीक वैसे ही ये लोग हैं। उनकी जिंदगी में कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ये तुलना तो समझ आती है, लेकिन क्या इसमें इन लोगों को जरूरत से ज्यादा भोला या एक नोबल सैवेज की तरह दिखाने का खतरा नहीं है? मतलब एक ऐसी छवि जो असलियत से थोड़ी ज्यादा रोमांटिक हो। नागर जी इस जाल से बच पाए हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और यही नागर जी की खूबी है। वो इस जाल में नहीं फंसते। अच्छा। वो उन्हें सिर्फ भोला या मासूम कहकर नहीं छोड़ देते। हमारे विश्लेषण में उनकी विशेषताओं को बहुत साफ तौर पर बताया गया है। वे भोले जरूर हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। भोले इस मायने में कि उनमें शहरी दुनिया वाली चालाकी, वो छल कपट नहीं है। वो ईमानदार हैं, उनका व्यवहार सीधा और सच्चा है, बेहद मेहनती हैं और अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो वो उनका रोमांटिसाइजेशन नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे जीवन मूल्यों को सामने रख रहे हैं जो शहरी जीवन मूल्यों से बिल्कुल अलग है। मतलब उनकी सादगी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जो लेन देन और फायदे नुकसान से परे है। बिल्कुल। उनकी दुनिया शहरों की धोखेबाजी और वो जो जोड़तोड़ होता है उससे कोसों दूर हैं। ठीक वैसे ही जैसे जंगल के फूल किसी बाजार में बिकने के लिए नहीं खिलते, वो तो बस खिलते हैं क्योंकि खिलना ही उनका स्वभाव है। उनकी सुंदरता बनावटी नहीं, स्वाभाविक होती है। होता है। तो अगर एक तरफ प्रकृति के साथ पूरे तालमेल में रहने वाले ये लोग हैं, ये जंगल के फूल, तो फिर कहानी का असली ड्रामा, असली संघर्ष कहाँ से शुरू होता है? जाहिर है कोई बाहरी ताकत आती होगी जो इस संतुलन को बिगाड़ देती है। हाँ, और वो बाहरी ताकत है तथाकथित सभ्य समाज और उसके साथ आने वाला सरकारी तंत्र। ये सिर्फ दो लोगों के ग्रुप्स का टकराव नहीं है, ये दो जीवन दृष्टियों का, दो अलग अलग वैल्यूज का और दो बिल्कुल भिन्न दुनियाओं का टकराव है। सही। एक दुनिया जो जंगल को मां मानती है और दूसरी दुनिया जो जंगल को सिर्फ एक रिसोर्स के तौर पर देखती है, एक ऐसी चीज जिसका शोषण किया जा सकता है, जिससे पैसा कमाया जा सकता है। और जब ये दो नजरिए टकराते हैं तो जाहिर है परिणाम बहुत विनाशकारी होते होंगे, खासकर उस पक्ष के लिए जो ज्यादा सरल और कम ताकतवर है। विनाशकारी से भी कहीं ज्यादा। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इन परिणामों को 4 लेवल्स पर दिखाता है। अच्छा। सबसे पहले इन जंगल के फूलों का शोषण शुरू हो जाता है। उनकी मासूमियत का, उनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। मतलब उनकी अच्छाई को ही उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। हाँ, बिल्कुल। जो लोग बाहर से आते हैं वो इनके सीधेपन को इनकी कमजोरी समझ लेते हैं। ये तो बहुत ही क्रूर बात है। और ये शोषण सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं रुकता। इसका दूसरा और सबसे भयानक रूप है उनकी जमीन का छीनना। सदियों से जिस जमीन को वे अपना घर मानते आए, जिस जंगल ने उन्हें पाला पोसा, वो जमीन कानूनी दांवपेच से, धोखे से या फिर सीधी सीधी ताकत के बल पर उनसे छीन ली जाती है। हाँ। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा खोना नहीं है, ये तो अपनी पहचान, अपना इतिहास, अपनी आत्मा को खोने जैसा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जंगल उनके लिए सिर्फ लकड़ी या जमीन नहीं है, वो उनकी यादें हैं, उनके पूर्वज हैं, उनकी पूरी दुनिया है। और बात यही नहीं रुकती होगी। नहीं। तीसरा परिणाम और भी ज्यादा अपमानजनक है। उन्हें अपनी ही जमीन पर, जिसे अब किसी और ने हथिया लिया है,
मजदूर बना दिया जाता है। अपनी ही जमीन पर मजदूर। हाँ, जो लोग कल तक उस जंगल के मालिक थे, आज वे उसी जंगल में पेड़ काटने या खदानों में काम करने के लिए दिहाड़ी पर रखे जाते हैं। ये तो किसी के आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचल देना हुआ। अपनी ही जमीन पर पराया और फिर नौकर बन जाना, इससे बड़ा मनोवैज्ञानिक हमला क्या हो सकता है? और जब आर्थिक और मानसिक रूप से इंसान टूट जाता है, हाँ, तब आता है चौथा और सबसे गहरा हमला, उनकी संस्कृति पर। ओह, और ये सबसे ज्यादा स्थायी नुकसान पहुंचाता है। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनके गीत संगीत, उनकी जीवन शैली, हर चीज को पिछड़ा हुआ और जंगली बताकर उसे मिटाने की कोशिश की जाती है। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि उनका पूरा अस्तित्व ही शर्मिंदगी की बात है। हाँ, और अगर उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल होना है तो अपनी इस पहचान को छोड़ना होगा। ये तो एक तरह का कल्चरल जेनोसाइड है, जो धीरे धीरे एक पूरी कौम की आत्मा को मार देता है। ये सचमुच भयावह है। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े ना, तो ये कहानी सिर्फ भारत के किसी एक आदिवासी समुदाय की नहीं रह जाती। ये उस यूनिवर्सल संघर्ष को दिखाती है जहां विकास या प्रगति के नाम पर अक्सर हाशिए पर मौजूद समुदायों को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी अमेज़न के जंगलों की भी हो सकती है, अफ्रीका के किसी कबीले की भी, या दुनिया के किसी भी कोने की जहां आधुनिकता ने पारंपरिक जीवन शैलियों को रौंद डाला है। इस पूरी कहानी में दर्द बहुत है। इसे सिर्फ एक रिपोर्ट की तरह भी लिखा जा सकता था, फैक्ट्स के साथ। लेकिन हमारे विश्लेषण में नागर जी की लेखन शैली की बहुत तारीफ है। ऐसा क्या जादू है उनके लिखने में कि ये कहानी सिर्फ दिमाग तक नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर जाती है। नागर जी की कला यहीं पर दिखती है। वो एक समाजशास्त्री की तरह सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो एक कलाकार की तरह उस दर्द को महसूस करवाते हैं। हमारे विश्लेषण में उनकी भाषा की 3 प्रमुख विशेषताओं का जिक्र है जो इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाती हैं। जी। पहली है सरलता। सरलता, ये तो सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इतने गहरे विषय को सरल भाषा में कैसे कहा जा सकता है? यही तो खूबी है। उन्होंने बहुत भारी भरकम या जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। भाषा इतनी सहज और सरल है कि कोई भी उसे आसानी से समझ सकता है और कहानी के दर्द से सीधा जुड़ सकता है। अच्छा। कई बार बड़े बड़े लेखक अपनी विद्वत्ता दिखाने के चक्कर में भाषा को इतना मुश्किल बना देते हैं कि आम पाठक कहानी से जुड़ ही नहीं पाता। नागर जी ने ऐसा नहीं किया। यानी उन्होंने पांडित्य नहीं दिखाया बल्कि संवेदना दिखाई। भाषा रुकावट नहीं बनी बल्कि एक पुल का काम कर गई। बिल्कुल। और दूसरी विशेषता है बिंबात्मकता। बिंबात्मकता। उनके शब्द पाठक के मन में चित्र बना देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कोई दुखी है, वो उस दुख को दिखाते हैं। जब वे जंगल का वर्णन करते हैं तो पाठक को जंगल की महक और पत्तों की सरसराहट महसूस होने लगती है। जब वे किसी आदिवासी के झुके हुए कंधों का वर्णन करते हैं तो उसके स्वाभिमान का बोझ हमें महसूस होने लगता है। ये कहानी को सपाट होने से बचाती है, उसे जीवंत कर देती है। और तीसरी विशेषता जो शायद सबसे अहम है। तीसरी विशेषता है भावनात्मकता। कहानी दिमाग से ज्यादा दिल पर असर करती है। ये सीधे भावनाओं को छूती है। नागर जी किसी जज की तरह फैसला नहीं सुनाते कि कौन सही है और कौन गलत। वो बस पाठक को उन पात्रों की स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उनका दर्द, उनकी बेबसी, उनका गुस्सा पाठक खुद महसूस करने लगता है। इसी वजह से कहानी पढ़ने के बाद एक गहरी उदासी और बेचैनी मन में रह जाती है। हाँ। हमारे विश्लेषण में ये भी लिखा है कि लेखक ने गहरी मानवीय संवेदना के साथ आदिवासी जीवन के 2 पहलुओं को एक साथ चित्रित किया है। ये संतुलन कैसे साधा उन्होंने? हाँ, और ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सिर्फ उनके दुख और शोषण को दिखाते तो शायद वे सिर्फ लाचार पीड़ित बनकर रह जाते। सही कहा। लेकिन नागर जी ने ऐसा नहीं किया। एक तरफ उन्होंने उनकी सुंदरता, उनकी मासूमियत और प्रकृति के साथ उनके अद्भुत रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। उन्होंने उन्हें सिर्फ पीड़ित के तौर पर नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी और समृद्ध संस्कृति के वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। और दूसरी तरफ उन्होंने उनके संघर्ष, उनकी पीड़ा और बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप से टूटते उनके स्वाभिमान को भी उतनी ही ईमानदारी से दिखाया है। तो पाठक एक ही साथ उनकी दुनिया की खूबसूरती भी देखता है और उस दुनिया को उजड़ते हुए भी देखता है। बिल्कुल। और ये दोहरी तस्वीर कहानी को बहुत यथार्थवादी और मानवीय बना देती है। हम ये समझ पाते हैं कि क्या खो रहा है और उसका मूल्य कितना बड़ा है। तो ये सब मिलाकर कहानी का निचोड़ क्या है? इसका बड़ा मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक दुखद दास्तां है जिसे पढ़कर हम थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाएं और फिर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है
ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सामाजिक चेतना की पुकार है। सामाजिक चेतना की पुकार। ये कहानी हमें जगाने के लिए लिखी गई है। ये एक अलार्म की तरह है। ये सिर्फ मनोरंजन या साहित्य के लिए नहीं है। ये एक तरह का सामाजिक दस्तावेज है, एक चेतावनी है जो नागर जी ने बहुत पहले दे दी थी। और अगर इसका एक मुख्य संदेश निकालना हो तो वो क्या होगा? इसका मुख्य और सीधा संदेश है आदिवासियों के अधिकारों, उनकी संस्कृति और उनके अस्तित्व की रक्षा करना। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ये लोग किसी म्यूजियम में रखने की सजावटी वस्तु नहीं है, बल्कि जीते जागते इंसान हैं जिनकी अपनी एक दुनिया है, अपना एक सम्मान है और दुनिया को देखने का एक अनूठा नजरिया है। और उस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, जो खुद को सभ्य कहते हैं। बिल्कुल। ये मुझे विकास की हमारी आधुनिक परिभाषा पर सोचने को मजबूर करता है। हम विकास को जीडीपी, सड़कों, कारखानों और इमारतों से नापते हैं। सही। लेकिन इस कहानी के चश्मे से देखें तो ये विकास नहीं, ये तो सरासर विनाश है। बिल्कुल। कहानी यही सबसे बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करती है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या? कि क्या सभ्यता का अर्थ ये है कि जो हमसे अलग हैं या जो विकास की हमारी संकीर्ण परिभाषा में फिट नहीं बैठते उन्हें मिटा दिया जाए? क्या प्रगति का मतलब हमेशा यही होता है कि कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया जाए, उनकी जमीनें छीन ली जाएं, उनकी संस्कृति नष्ट कर दी जाए? ये सवाल ये कहानी को एक दुखद दास्तां से उठाकर एक गहरे दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे विकास कहते हैं, क्या वो वाकई में सबका विकास है या सिर्फ एक तरह की जीवन शैली का दूसरी पर आधिपत्य है? सही कहा। कहानी हमें अपनी सभ्यता की परिभाषा पर ही सवाल उठाने के लिए उकसाती है। ये पूछती है कि ज्यादा सभ्य कौन है, वो जो प्रकृति के साथ मिलकर जीता है या वो जो प्रकृति को नष्ट करके जीता है? तो संक्षेप में, जंगल के फूल सिर्फ कागज पर लिखी एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि कैसे प्रगति और विकास के चमकदार नारों के पीछे प्रकृति और मासूमियत को कुचला जा सकता है। ये दो दुनियाओं के दर्दनाक टकराव का एक बहुत ही शक्तिशाली और ईमानदार चित्रण है। बिल्कुल। ये कहानी हमें सभ्यता और विकास जैसे भारी भरकम शब्दों पर फिर से और ज्यादा गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर जीवन शैली का अपना एक मूल्य होता है,